नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने दुश्मन की आंखों में आंख डालकर बात करने की रणनीति अपनाई है, जिसने भारत को बेबसी से निकालकर फियरलेस और डिसाइसिव राष्ट्र के तौर पर पेश किया है। ये बदलाव केवल भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि ठोस रणनीति, डिलीवरी पाइपलाइंस और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक बड़ा अभियान था। आज हम आपको बताएंगे मोदी सरकार के वो बड़े फैसले जिसकी वजह से भारत सशक्त और आत्मनिर्भर बना, पूरी दुनिया में भारत की धाक जमी और विश्व गुरु के रूप में भारत की पहचान और पुख्ता हुई। कभी भारत पर सीमा पार से कायराना हमले होते थे और उस वक्त की सरकारें इन कायराना हमलों पर जवाबी कार्रवाई कम और निंदा ज्यादा करती थी। लेकिन फिर दौर आया मोदी सरकार का, जिसने न सिर्फ इन कायराना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि देश विरोधी हर ताकत पर अग्रेसिव अंदाज में प्रहार भी किया। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि आतंकवाद और उससे संरक्षण देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और 18 सितंबर 2016 को उरी में हुए आतंकी हमले के बाद ये संकल्प कार्रवाई में बदल गया। मोदी सरकार ने उरी आतंकी हमले का जवाब घर में घुसकर दिया। हमले के महज 10 दिन बाद 28 और 29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना के विशेष बलों ने LOC पार की और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में कई आतंकी ठिकाने तबाह किए गए और बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया। दरअसल 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर कायराना हमला किया था। इस घातक हमले में देश के 18 वीर जवान शहीद हो गए थे, जबकि दर्जन भर से ज्यादा जवान घायल हुए थे। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। हर भारतीय के मन में आक्रोश था और पाकिस्तान में आतंकी कैंपों की मौजूदगी को देश स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मोदी सरकार ने इस पर अपना कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसा कदम उठाया जिसने आतंकियों के होश ठिकाने लगा दिए। जवाबी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना की एक विशेष टुकड़ी तैयार की गई। स्पेशल कमांडोज वाली विशेष टुकड़ी ने हेलीकॉप्टर और जमीनी रास्तों से LOC को पार किया और POK में 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 40 से ज्यादा आतंकवादी और उन्हें पनाह देने वाले मारे गए। भारतीय सेना ने बिना किसी नुकसान के इस ऑपरेशन को पूरा किया। सर्जिकल स्ट्राइक को भारत की रक्षा नीति के क्षेत्र में अहम बदलाव माना जाता है। इसके जरिए मोदी सरकार ने दुनिया के सामने ये दिखा दिया कि वो देश के खिलाफ चल रही गतिविधियों के खिलाफ चुपचाप बैठने वाला नहीं है, और यदि किसी ने हिंदुस्तान की धरती की ओर गलत निगाह से देखा भी तो दुश्मन को उसी की धरती पे माकूल जवाब दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर ऐसी नौबत आई जब मोदी सरकार को आतंकियों को उनके अड्डों में घुसकर मारने का फैसला लेना पड़ा। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए। पूरे देश में फिर से आक्रोश पनपा और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग उठी। तब PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऐसा फैसला लिया जिसने पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकियों को फिर से जवाब दिया। 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। दरअसल उरी आतंकी हमले के बाद आतंकियों ने 2 साल बाद फिर से सेना को निशाना बनाया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF की बस पर हमला किया
इस आतंकी हमले में सेना के 40 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 13 दिन बाद भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। LOC पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी और फिदायीन हमलों के लिए तैयार हो रहे जिहादियों को खत्म किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। इसी दौरान भारतीय एयर स्ट्राइक के जवाब में जब पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की तो पाक फाइटर्स को रोकने गए वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। विमान को ऑपरेट करने वाले पायलट अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे। पाक सेना ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने उस वक्त दो टूक स्पष्ट कर दिया कि अभिनंदन की रिहाई पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। मोदी के आगे पाकिस्तान बेबस हो गया और बिना शर्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अभिनंदन को छोड़ने की घोषणा कर दी। भारत के जवाब ने आतंकियों और उनके आकाओं को बिल में घुसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर आया 2025 जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इसके जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। मई 2025 की रात करीब 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। तीनों सेनाओं के संयुक्त अभियान में 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 प्रमुख ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO से संपर्क किया था। इसके बाद 10 मई को युद्ध विराम पर सहमति बनी और दोनों देशों के बीच संघर्ष खत्म हुआ था। मोदी सरकार का ये फैसला भारत के हाल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे।
भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य साफ था। पहला, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना और दूसरा, आतंकिस्तान को ये संदेश देना कि सीमा पर आतंकी पनाहगाह सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को भले 1 साल पूरे हो चुके हों, मगर भारत ना ही पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले को भूला है और ना ही आतंक के खिलाफ धधक रही आग कम हुई है। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। Operation Sindoor was not an end, it was just the beginning. और यहाँ पर जन कवि दुष्यंत कुमार त्यागी की एक मौलिक रचना का प्रभावशाली अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसके तुरंत बाद जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव चलाकर भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार 3 मुख्य आतंकी कमांडरों सुलेमान, हमजा और जिब्रान को मार गिराया, जिससे ये सुरक्षा चक्र पूरी तरह संपन्न हुआ। यानी उरी हमले के बाद 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक और फिर 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, इन तीनों कार्रवाइयों ने साबित किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर कदम उठाने में सक्षम है। यही नहीं, पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने आतंक और उनके पनाहगाहों को दो टूक जवाब देने के साथ साथ बॉर्डर और अंदरूनी सुरक्षा भी कड़ी कर दी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज किए गए, आतंक के हर एक अड्डे को पाताल से भी खोजकर निकाला जाने लगा। मोदी सरकार ने हर उस चुनौती को पूरी तरह ध्वस्त किया जो भविष्य में भारत के लिए चुनौती बन सकती थी। इसी तरह का कुछ कारनामा मोदी सरकार ने गलवान घाटी में भी किया। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तभी पूर्वी लद्दाख की बर्फीली वादियों में चीन ने भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की। LAC पर यथास्थिति बदलने की मंशा से चीनी सेना ने भारी संख्या में सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती शुरू कर दी, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि देश की एक-एक इंच जमीन की रक्षा हर कीमत पर की जाएगी। और फिर 15 जून 2020 की रात गलवान घाटी में भारत के वीर सैनिकों ने ऐसा पराक्रम दिखाया जिसने चीन को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। दरअसल भारत अपनी सीमा के भीतर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कर रहा था। चीन इसका विरोध कर रहा था और भारत की जमीन हथियाने के इरादे से घुसपैठ की कोशिश तेज कर रहा था। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने सीमा पर पेट्रोलिंग तेज कर दी। 15 जून 2020 की शाम जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे तो वहां पर पहले से मौजूद चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर हमला कर दिया। पत्थरों, कटीले डंडों और लोहे की छड़ों से शुरू हुआ संघर्ष रात भर चलता रहा। इस लड़ाई में भारतीय जवानों ने चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने डटकर चीनी सेना का मुकाबला किया। इस संघर्ष में भारतीय सेना के करीब 20 सैनिक शहीद हुए। चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी, लेकिन विदेशी रिपोर्टों में 38 से अधिक चीनी सैनिकों के मारे जाने का दावा हुआ था। विदेशी मीडिया ने दावा किया कि कई चीनी सैनिक गलवान नदी की तेज धारा में बह गए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की जांच रिपोर्टों और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के दावों ने चीन के आधिकारिक आंकड़ों पर सवाल खड़े किए, लेकिन चीन ने पूरे घटनाक्रम को नियंत्रित सूचना और प्रोपेगेंडा के जरिए दबाने का प्रयास किया। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। गलवान की घटना के बाद भारत ने सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत किया। सेना की तैनाती बढ़ाई गई, आधुनिक हथियार और संसाधन पहुंचाए गए। साथ ही चीन के साथ कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए भारत ने अपने हितों की मजबूती से रक्षा की। गलवान ने ये संदेश भी दिया कि नया भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। सुरक्षा नीति का ये रीसेट सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि देश के भीतर भी मजबूती से लागू किया गया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हमेशा के लिए निष्प्रभावी कर दिया। इसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया।
ये फैसला कश्मीर को भारत की मुख्यधारा से पूरी तरह जोड़ने और वहां दशकों से पल रहे अलगाववाद और आतंकवाद के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने वाला साबित हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसके बाद कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में चमत्कारी सुधार हुआ। साल 2018 में जहां संगठित पत्थरबाजी की 10,328 घटनाएं हुई थीं, वहीं साल 2023 और 2024 में ये संख्या शून्य हो गई। इसी तरह मार्च 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2004 में जहां 10,587 आतंकी घटनाएं हुई थी, वहीं साल 2024 में ये घटना सिर्फ 85 रह गई, जबकि नागरिकों और सुरक्षा बलों की शहादत में भी 90% से ज्यादा की कमी आई। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ने के साथ साथ देश के अंदरूनी हिस्से में नासूर की तरफ फैले नक्सलवाद का भी खात्मा किया। दशकों से जंगलों में फैले नक्सल नेटवर्क को खत्म करने की रणनीति पर निर्णायक कार्रवाई हुई। हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और हमारे सुरक्षा बलों के साहस के कारण ही बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। पीएम मोदी का ये बयान पुराना है। ताजा आंकड़ों में बीते 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने दावा किया कि अब देश का कोई भी जिला नक्सल प्रभावित नहीं है और भारत आधिकारिक तौर पर नक्सलवाद के साए से बाहर निकल आया है। दरअसल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुई लाल हिंसा ने कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उस अध्याय को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं माना, बल्कि इसकी जड़ तक पहुंचने की रणनीति बनाई। नक्सल खात्मे के लिए 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना तैयार की गई और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा अभियान तेज किए गए, जिसमें सड़क, मोबाइल टावर और बैंकिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ। युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए रोजगार योजनाएं चलाई गई। सुरक्षा बलों और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाया गया। कई बड़े नक्सली कमांडर गिरफ्तार या ढेर किए गए। मोदी सरकार के अथक प्रयासों के चलते ही करीब 6 दशक तक देश के लिए चुनौती बना रहा नक्सलवाद अब इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार की इस उपलब्धि को सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा उपलब्धियों में गिना जा रहा है। राफेल से बढ़ी भारत की हवाई ताकत। इसी तरह एक समय था जब भारतीय वायुसेना आधुनिक लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही थी, लेकिन जब से मोदी सरकार ने देश की कमान संभाली है, तभी से न सिर्फ भारतीय वायु शक्ति को नई ताकत मिली है, बल्कि फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद ने भारतीय सेना की मारक क्षमता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी भी की है। साल 2026 में मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का समझौता किया। करीब 59,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत सभी विमान भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। राफेल की तैनाती के बाद भारत की एयर स्ट्राइक, एयर डिफेंस और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता और मजबूत हुई। मोदी सरकार ने सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि नौसेना की ताकत बढ़ाने पर भी जोर दिया। 2025 में भारत ने 26 राफेल M लड़ाकू विमानों का सौदा किया। ये विमान भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की मारक क्षमता को और मजबूत करेंगे। यही नहीं, भारतीय वायुसेना के लिए 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इस मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है मेक इन इंडिया, जिसके तहत अधिकांश विमानों का निर्माण और असेंबली भारत में ही किए जाने की योजना है। 114 अतिरिक्त राफेल सौदा पूरा होने के बाद राफेल विमानों की कुल संख्या 176 तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ेगी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को भी बड़ा बल मिलेगा। 36 राफेल से शुरू हुआ ये सफर अब 176 विमानों तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक रक्षा खरीद नहीं बल्कि भारत की सामरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और भविष्य की सुरक्षा तैयारियों का बड़ा प्रतीक है और यही दिखाता है कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत की हवाई ताकत को नई उड़ान मिली है। यही नहीं, पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने केवल विदेशी हथियारों पर ही फोकस नहीं किया है, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत अब
सप्लायर भी बन रहा है। दुनिया के बाजारों में भारतीय हथियारों की धमक है। दरअसल पहले जहां बंदूक से लेकर लड़ाकू विमान तक भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर विदेशों पर निर्भर था, लेकिन पिछले 12 सालों में ये तस्वीर बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया अभियान ने रक्षा क्षेत्र को नई ताकत दी है। आज भारत सिर्फ अपने लिए ही हथियारों का प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया में बढ़ती भारतीय हथियारों की मांग के लिए भी भारत अब हथियार बना रहा है। आज भारत सरकार का मेक इन इंडिया और मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत जोर है। आप सभी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया की ताकत देखी है। भारत में बने हथियार आज भी आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना और देश में ही आधुनिक हथियारों का निर्माण बढ़ाना मोदी सरकार के एजेंडे में था, जो अब आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 सालों में भारत का रक्षा निर्यात लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 38.424 करोड़ के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपए था, तो वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए था। आंकड़े बताते हैं कि भारत अब हथियारों को खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि आज का भारत अब सप्लायर भी बन रहा है। आज भारत में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइलों में गिनी जाती है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मित्र देशों को आकर्षित कर रहा है। वही तेजस लड़ाकू विमान और प्रचंड हेलीकॉप्टर भारत की नई सैन्य ताकत बनकर उभरी है। सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि निजी कंपनियां भी अब रक्षा निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। देश भर में नए रक्षा कॉरिडोर बनाए गए हैं, नई तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है और युवाओं के इनोवेशन को सेना की जरूरतों से जोड़ा गया है। यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा, वो अब लखनऊ में बन रही है। यानी जो भारत कभी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों की ओर देखता था, वही भारत आज दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है और मेक इन इंडिया के दम पर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना तेजी से हकीकत में बदल रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर गलवान में चीन को दिए गए करारे जवाब तक, अनुच्छेद 370 हटने से लेकर नक्सलवाद के खात्मे तक, मोदी सरकार के कार्यकाल में इन 12 वर्षों में देश की सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। एक ऐसा भारत जो सिर्फ हमलों की निंदा नहीं करता है, बल्कि दुश्मन को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब देता है। सीमाओं की सुरक्षा हो, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो या फिर आत्मनिर्भर सुरक्षा उत्पादन, मोदी सरकार ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि ये नया भारत है जो अपनी संप्रभुता, सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स।